हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.5 प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्न कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब चौथा क्वेश्चन करना है और इसके 5 पार्ट हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अपने को इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन किस तरह से बनाई जाए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ लेता हूं मैं क्या दिया हुआ है इन जनरल। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। हल का अस्तित्व कब होता है? जब वो समांतर रेखा ना हो, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ना हो। इस केस के अलावा हमेशा हल का अस्तित्व होता ही है। किसी बीजगणितीय विधि से मतलब हल ज्ञात करना है। इसने ये नहीं बोला कि वज्र गुणन विधि से ही हल ज्ञात करो, हालांकि ये वज्र गुणन विधि वाली प्रश्नावली चल रही है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि वज्र गुणन विधि से हल करना है। आपकी जो मर्जी है आप उससे सॉल्व करो, ग्राफीय से सॉल्व करो, प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो या वज्र गुणन से करो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब फिक्स्ड है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या सिस्टम है, एक तो फिक्स्ड पैसे देने हैं छात्रावास में, हॉस्टल है, उसमें फिक्स रुपए लगने हैं कि भाई 1 महीने का ये तो किराया समझ लो आप, ये किराए के तो फिक्स रुपए हैं। उसके बाद जितने दिन खाना खाओगे, खाने के हर दिन के हिसाब से रुपए लगेंगे। 10 दिन खाना खाओगे तो उसके अलग रुपए हैं, 20 दिन खाना खाओगे तो 20 दिन के हिसाब से लगेंगे। खाने के अलग रुपए हैं, लेकिन रहने के फिक्स रुपए हैं, मंथली इतना रुपए लगेगा ही लगेगा। ये सिचुएशन है। तो 2 तरह के चार्ज हो गए, एक तो मंथली चार्ज मतलब फिक्स्ड चार्ज जो किराया समझ लो आप, और दूसरा क्या हुआ, पर डे का खाने का पैसा। तो 2 बातें हैं, दोनों को x और y मान लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो जो चीजें प्रश्न में पूछता है उसको हम लोग हमेशा x और y मान लेते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे माना नियत व्यय x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है। माना नियत व्यय x रुपए तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे का काम। इक्वेशंस कैसे बनाएं, ध्यान से देखेंगे। ए कोई एक छात्र है जो 20 दिन के कितने रुपए दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं डेटा, उससे अंदाजा रहेगा अपने को। 20 दिन के कितने रुपए लग रहे हैं हमारे, 1000 रुपए लगते हैं। और 26 दिन के कितने रुपए लगते हैं, 26 दिन के 1180 रुपए लगते हैं। 26 दिन के 1180 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब 20 दिन का किराया कैसे जोड़ा जाएगा? 20 दिन में मंथली किराया फिक्स रुपए तो x रुपए है ही, उसकी तो कोई सोचने की बात नहीं है। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है, तो एक दिन भोजन करता है तो उसके y रुपए अलग से लगते हैं। तो 20 दिन भोजन करेगा तो 20 y रुपए लगेंगे, और ये मिला करके 1000 रुपए देने हैं। क्या क्या है वापस सुनो। एक तो फिक्स किराया है, वो तो x रुपए है, फिक्स है कि हॉस्टल का इतना चार्ज है भैया। उसके बाद में जितने दिन खाना खाओगे उसका अलग से किराया है, तो फिक्स किराया x रुपए है। 20 दिनों भले ही 26 दिनों, दोनों ही परिस्थिति में x रुपए रहने वाला है। 20 दिन खाना खाया तो 20 y रुपए लगेंगे, क्योंकि एक दिन का y रुपए है, तो 20 दिन का 20 y रुपए हो जाएगा, और 26 दिन का 26 y रुपए हो जाएगा। तो 20 दिन वाले का टोटल आ रहा है 1000 रुपए, और 26 दिन वाले का टोटल आ रहा है 1180 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो 2 समीकरणें हमें मिल गई हैं। अब इसको किसी भी विधि से आप हल कर लो, और सबसे आसान यहां पर पड़ेगी विलोपन विधि। क्यों? क्योंकि सिर्फ दोनों समीकरणों को माइनस ही करना है, ये x तो डायरेक्ट कट ही रहा है और तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर दोनों के गुणांक आपको समान मिल जाए, या तो इधर के या इधर के,
तो फिर तो विलोपन विधि बेस्ट रहती है, सबसे कम मेहनत में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं इस तरफ इसको सॉल्व करना। ये है, मैं फिर से लिख देता हूं, x प्लस 20y बराबर में 1000 और x प्लस 26y बराबर में 1180। दोनों को माइनस कर रहे हैं हम लोग। मैं यहां लिख भी देता हूं कि हम लोग समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा रहे हैं। घटाने के बाद में साइन चेंज हो जाते हैं। पहले तो साइन चेंज होंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये तो कट गया x से x, तो 20y में से 26y जाएंगे तो आपके माइनस के 6y बचेंगे, और इधर 1000 में से 1180 जाएंगे तो माइनस के 180 बचेंगे। पहले तो माइनस से माइनस हटा लो और y यहां से आएगा 180/6 मतलब 30 रुपए। एक दिन के खाने का मूल्य है 30 रुपए हॉस्टल में। अब x का मान निकालना है। आप चाहो तो एक समीकरण में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो, मैं 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखें तो देखो कितना बनेगा, x प्लस में 20y। 20y मतलब 20 और y की जगह आप रखोगे 30 बराबर में 1000 रुपए, तो बराबर में 1000 लिख दिया। अब कितना बनेगा ये, x प्लस 3 दूना 600 बराबर 1000 मतलब x, ये 600 उधर माइनस होगा तो बचेगा कितना, 400। 400 रुपए हमारा फिक्स किराया है हॉस्टल का, कि 400 तो सबके लगेंगे जितने लोग हैं। उसके बाद आप जितने दिन खाना खाओगे हर दिन के 30 रुपए के हिसाब से पैसे लगेंगे। ये था प्रश्न। अगर आपके पास समीकरण आ जाए तो अब आपको ये ढूंढना है कि किससे ये आसान बन जाएगी, आप उसी से सॉल्व कर लो। इससे बहुत आसान बन गई। ये जरूरी नहीं है कि जिस विधि से मैंने किया है, जिस मेथड से मैंने किया है आप उसी से करो, आप किसी और मेथड से कर सकते हो जो आपको ज्यादा आसान लगता है। आंसर सबसे सेम आएगा, लेकिन अगर गुणांक बराबर होते हैं, जैसे इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, या फिर इधर बराबर आ जाते, इधर फिलहाल तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर बराबर आ जाते तो अगर दोनों में से कोई एक गुणांक बराबर आ जाते हैं तो फिर विलोपन विधि बेस्ट रहती है, उससे सबसे जल्दी आंसर आ जाता है। इसलिए मैंने वो विधि यहां पर लगाई। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, ये भी हटा रहा हूं पूरा ही, सेकंड पार्ट लिख रहा हूं। देखो सेकंड पार्ट भिन्न से संबंधित है, जो हमने कई बार कर लिया है, शायद चौथे या 5वीं बार तो ये क्वेश्चन आ रहा है ना। शुरू करते हैं। देखो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमें निकालनी है। तो भिन्न मान लेते हैं x/y है। भिन्न किस तरह की होती है, जैसे 11/17 ये भिन्न है, तो भिन्न हम मान लेंगे x/y है। ये उसका अंश हो गया, ये उसका हर हो गया। अब अंश में जो जोड़ना है वो जोड़ें घटाएं, हर में जो जोड़ना है वो जोड़ें घटाएं, और क्या नई भिन्न बन जाती है उसके बराबर कर दें तो 2 समीकरणें हमें मिल जाएंगी। करना कैसे है, देखो सबसे पहले तो आप यही लिखोगे कि माना भिन्न जो है वो x/y है। भिन्न x/y है, जिसमें आप लिख दोगे कि भाई अंश तो हमारे पास में है x और हर हमारे पास में है y। ठीक है, अब बात करें, पहले क्या बोला है इसने, एक भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। एक भिन्न 1/3 के बराबर हो जाएगी। ये भिन्न कब हो जाएगी, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश मतलब x में से 1 घटा दो और कुछ मत करो तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। ऐसा ये बोला है। समीकरण नंबर 1 तो यहां से मिली। दूसरी बात इसने कही कि और वह 1/4 हो जाती है। ये 1/4 हो जाएगी। कब हो जाएगी 1/4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दो तो x अंश तो ऐसे कैसे रहेगा, बस हर में हमें 8 जोड़ना है तो वो कितनी बन जाएगी, 1/4 के बराबर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों समीकरणें थोड़ा बहुत हल कर लो, ये इधर वज्र गुणा करके इधर भी वज्र गुणा करके आपको फिर आराम से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखो इधर वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 और ये x - 1 और बराबर y × 1। तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर में y। ये समीकरण नंबर आप एक काम करो 3 मान लो इसको। इधर से ये 4 इधर आ गया तो 4x बराबर ये उधर जाएगा तो y + 8। ये समीकरण नंबर आप 2 मान लो भले, ओ सॉरी 4 मान लो। ये हमारी नई समीकरण आ गई।
दोनों समीकरण हमारे पास हैं, समीकरण नंबर 3 भी है और समीकरण नंबर 4 भी है। आप इसको प्रतिस्थापन से करोगे तो भी आसान पड़ेगा और इसको विलोपन से करोगे तो भी आसान पड़ेगा, दोनों से बराबर बराबर आसान पड़ेगा। मैं इसको इस बार प्रतिस्थापन से कर लेता हूं, पिछले वाले को विलोपन से कर ही लिए थे ताकि हमारी सबकी प्रैक्टिस होती जाए, है ना। तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे, यहां से y का मान निकाला रखा हुआ है, यहां से y का मान उठा करके बस यहां रखना है, प्रतिस्थापित करना है, काम खत्म। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये आप यहां पर लिखो। तो यहां से y का मान उठा करके यहां रखो, ये बन जाएगा 4x बराबर y मतलब 3x माइनस 3 और प्लस में 8 के बराबर। तो ये कितना हो गया, ये 3x तो आप इधर ले लो, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3x बराबर -3 प्लस 8। ये तो कट पिट के x हो गया और ये 8 में से 3 गया तो 5 बच गया। x का मान आपके पास आ चुका है, x का मान आ गया तो समीकरण नंबर 3 में रख दो, y का मान आ जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर कितना बनेगा, यहां से आएगा y बराबर 3x माइनस 3, तो 3x, x मतलब 5 और माइनस में 3 मतलब 15 माइनस 3 आ गया हमारे पास 12। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल समीकरणें बनती है, जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो समीकरणें थोड़ी आसान बनती है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो उनको हल करने में इतनी मेहनत नहीं है, मेन मेहनत क्या है, उन समीकरणों को बनाने में, प्रश्न पढ़ के मेन मेहनत उसी में है, आगे हल करने में उतनी मेहनत नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो तीसरे पार्ट में उसने बोला कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखो नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स होते हैं जिसमें सही उत्तर पर तो इसको मिल रहे हैं 3 नंबर और गलत उत्तर पर 1 नंबर कट रहा है, -1 हो जाता है ना। आगे क्या बोला, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो फिर 50 अंक अर्जित करता वो। अगर 3 नंबर तो सही पे मिल रहे हैं और 1 नंबर गलत पे कट रहा है तो 40 अंक अर्जित कर रहा है, लेकिन अगर सही पे 4 अंक मिलते और गलत पे 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। हमें बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। भाई टेस्ट में जितने भी प्रश्न हो, कुछ सही हुए, कुछ उसके गलत हुए हैं, कुछ तो सही आंसर है, कुछ अशुद्ध उत्तर है। तो जितने शुद्ध और जितने अशुद्ध हैं उनका कुल कर लें तो टेस्ट में कितने प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे हमारे को। तो हमें क्या मानना है इस बार, हमें मानना है कि माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं या अशुद्ध उत्तर दिए हैं, अशुद्ध आंसर आए हैं उसके, ये मानना है। और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, x और y का टोटल, वो टोटल प्रश्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, मैं यहां पर लिख रहा हूं, माना यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। ठीक है, x प्रश्नों के तो सही उत्तर दिए हैं और y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। तो अगर पहली सिचुएशन की बात करें तो सही उत्तर पे 3 नंबर मिलते हैं और x क्वेश्चन सही किए हैं, एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिल रहे हैं तो टोटल 3x नंबर मिल जाएंगे उसको सही प्रश्नों के। तो और y प्रश्न गलत किए हैं और एक गलत करने पर 1 नंबर कटता है, तो y गलत करने पर y नंबर कटेंगे, मतलब माइनस होगा इस बार, माइनस y, माइनस का 1y, वो किसके बराबर आएंगे, कितने अंक अर्जित हो गए, 40 अंक। ऐसा करने पर 40 नंबर मिल गए। आगे इसने बोला कि अगर सही उत्तर पे 4 अंक मिलते, सही उत्तर मतलब x प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं उसने, तो सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो 4x नंबर हो जाते उसके, और गलत पे 2 अंक कटते
तो 2y कट जाते हैं, क्योंकि y प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं और एक प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 2 नंबर कटते हैं, तो y प्रश्नों के 2y नंबर कट जाएंगे, माइनस के 2y, और किसके बराबर आ रहे हैं? 50 अंक अर्जित किए उसने। ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणें हमने आराम से यहाँ पर बना ली। एक बार फिर से आप देख लो। पहले की सिचुएशन ये है कि जिसमें 40 नंबर निकले हैं उसके टोटल, और दूसरी सिचुएशन है जिसमें उसके 50 नंबर निकल रहे हैं। पहली सिचुएशन ये है कि सही नंबर पे 3 नंबर मिलेंगे, सही प्रश्न पे 3 नंबर मिलेंगे और गलत प्रश्न पे 1 नंबर कटेगा। तो सही प्रश्न x है, 3 नंबर मिलेंगे, हर प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे तो 3x नंबर हो गए उसके, और हर प्रश्न के 1 नंबर कटेगा तो y प्रश्नों के हिसाब से 1y कट गया, मतलब माइनस हो गया। दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसमें 4 नंबर सही पे मिलेंगे और 2 नंबर गलत पे कटेंगे। तो सही x है, 4 नंबर मिलेंगे तो 4x नंबर मिल गए, गलत y है तो 2y कटेंगे, क्योंकि एक प्रश्न का 2 नंबर कट रहा है, और वो कुल कितने हो गए? 50। अब इसको हल कर लेना है अपने को। कैसे हल करें? हल करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, या तो विलोपन विधि से कर लो या प्रतिस्थापन से कर लो। अगर विलोपन से करोगे तो इस पूरे के पूरे लाइन को 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि ये दोनों गुणांक सेम हो जाए, फिर हम इसको घटा करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर प्रतिस्थापन से करना है तो समीकरण 1 से आप y का मान निकाल सकते हो, क्योंकि इसी का गुणांक सबसे छोटा है। प्रतिस्थापन में हम क्या देखते हैं? किसी एक से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रख दें। किससे निकालें? जिसका गुणांक छोटा है। तो समीकरण 1 में y का गुणांक छोटा दिख रहा है तो यहां से y का मान उठा करके यहां पर रख सकते हैं। ये एक तरीका है। या विलोपन विधि मैंने बताई कि इसको 2 से गुणा कर दो फिर घटा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं विलोपन से ही कर देता हूं। देखो, समीकरण नंबर 1 को अगर 2 से गुणा करें तो क्या बनता है? ये बनेगा 6x, 3 दूना 6x, और ये 2y। पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर रहे हैं। मैं ऐसे कर देता हूं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसको 2 से गुणा कर देते हैं, है ना, यहाँ कैलकुलेशन में सही रहेगा। बराबर में 2 गुणा 40 मतलब 80, 2 से गुणा कर दिया, नई समीकरण मिल गई, समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 समीकरण को देखें तो यहाँ तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गए ना, तो ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं उधर लिखता हूँ इनको अलग से और फिर सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले तो लिख रहे हैं हम लोग 4x माइनस में 2y बराबर में 50, और यहाँ पर लिख रहे हैं 6x माइनस में 2y और बराबर में 80। इन दोनों समीकरणों को घटा दो आप। तो समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 3 के हिसाब से। देखो, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, उधर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और लास्ट में भी प्लस है तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट गया, माइनस का 2y से प्लस का 2y तो कट गया। अब पहले 4x में से 6x जाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा। माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस का 2x यहाँ बच गया, और इधर 50 में से 80 जाएंगे तो माइनस का 30 यहाँ बच गया। माइनस से माइनस कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 30/2 के हिसाब से 15 आ जाएगा। x का मान 15 आप किसी भी समीकरण में रख दो। मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर आप x का मान रखते हो तो ये बनेगा 3 गुणा 15 माइनस y बराबर में 40। तो कितना बनेगा? ये हो गया 45 माइनस में y बराबर में 40। इस 45 को उधर ले जाओ, उधर लेके जाओगे तो माइनस का y इधर रह गया और 40 माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 प्लस का था। तो ये हो गया माइनस का y बराबर माइनस का 5। माइनस से माइनस अगर आप काटते हो तो y का मान प्लस का 5 आ गया। ये y का मान आ गया, ये x का मान आ गया। कि 15 प्रश्न तो उसने सही हल किए, 5 प्रश्न उसने गलत हल किए। मतलब एग्जाम में कुल कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न। कुल प्रश्न x प्लस y मतलब 15 प्लस 5 मतलब 20। ये हमारा आंसर आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भिन्न पूछी थी, मैं भिन्न लास्ट में लिखना भूल गया था, x का मान 5 आ गया था। पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसमें भिन्न में x का मान 5 आया था, y का मान 12 आया था। मैं भिन्न बनाना भूल गया था लास्ट में। 5/12 उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है और फिजिक्स में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं।
जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मान लो ये तो ए पॉइंट है और ये 100 किलोमीटर की दूरी पर बी पॉइंट है। ये टोटल दूरी दोनों की 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, यदि ये कारें ए से एक कार चल रही है, बी से एक कार चल रही है। एक कार तो यहां पर है, मैं यहां बना ही देता हूं कार, जुगाड़ू कार बना देता हूं एक बार। एक कार यहां पर है, ठीक है, एक तो ए से चलेगी, एक बी से चलेगी। किस तरह से चलेगी वो इंपॉर्टेंट है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, चाल दोनों की अलग अलग है। मान लो पहले वाले की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की अलग अलग चाल है, दोनों अपनी अपनी चाल से चल रही है एक ही दिशा में। एक ही दिशा का क्या मतलब है, एक ही दिशा का मतलब है कि ये भी इधर जाएगी और ये भी इधर जाएगी, या फिर दोनों इस तरफ आ जाएगी, जैसा भी आप बोलना चाहो, एक ही बात है। तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो ये आगे जाएगी, ये थोड़ी सी तेज स्पीड से जाएगी, तेज स्पीड से जाएगी तो इसको यहां जाकर के पकड़ लेगी। ये कार यहां तक पहुंची और ये कार यहां तक पहुंची, 5 घंटे में ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे ये? 5 घंटे में, 5 आवर्स, 5 घंटे में। ठीक है, दूसरी परिस्थिति क्या है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर मतलब यूं चलेंगे। अगर ये यूं चलती हैं, यूं मतलब यूं, मान लो कि ये तो इधर ही चल रही है लेकिन ये इधर चल रही है, तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कितनी जल्दी मिल जाएंगे? 1 घंटे में मिल जाएंगे। 1 आवर लिख देता हूं मैं ऐसी सिचुएशन में, 1 घंटे में मिल जाएंगे वो। ठीक है, अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो 5 घंटे में मिल रहे हैं, अगर विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो 1 घंटे में मिल रहे हैं। अपने को क्या बताना है? दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लो पहली कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने डायग्राम में ही शो कर दिया सारा का सारा, तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्न शुरू करूंगा। एक छोटी सी बात और, यहाँ पर कुछ बुक्स में मिसप्रिंट है, क्योंकि जो बुक मेरे पास थी उसमें मिसप्रिंट था। यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं था यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे 1 घंटे में मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। ये लाइन लिखी हुई नहीं थी, इस लाइन के बाद सीधा ये लिखा हुआ था। तो जिनकी बुक्स में नहीं है वो बुक में ठीक कर लें, ये लाइन ऐड कर लें यदि से लेकर के है तक की। ठीक है, मेरी वाली में नहीं था तो वो एक मिस्टेक थी। चलो अब शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए आपको फिजिक्स का एक नियम पता होगा कि अगर दो वस्तुएं सेम दिशा में चल रही है, या दो वस्तुएं इस तरह से अपोजिट चल रही हैं, या फिर दो वस्तुएं इस तरह से अपोजिट चल रही हैं, 3 तरह के मोशन पॉसिबल हैं। कौन कौन से 3 तरह से पॉसिबल है? या तो एक वस्तु यहां है, एक वस्तु यहां है, दोनों सेम दिशा में चले, या फिर एक यूं चले और दूसरी उसके अपोजिट यूं चले, पास में ही मतलब। तीसरा एकदम विपरीत। 3 पॉसिबिलिटी है ना, यहां, यहां और यहां से, यहां, यहां, यहां से 3 पॉसिबिलिटी है। या तो सेम दिशा में जाए, सेम दिशा में जाएंगे तो उस केस में वेग घटते हैं। सापेक्षिक वेग की अगर बात करें, सापेक्षिक वेग पता है क्या होता है? सापेक्षिक वेग, अगर दो वस्तुएं एक साथ गमन कर रही है, एक साथ चल रही है, तो फिर उनका सापेक्षिक वेग निकाला जाता है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना वेग है, मतलब अगर ये दोनों सेम दिशा में ही चल रही है, तो अगर मान लो इस कार के पीछे कोई बैठा है और कांच में से देख रहा है, तो इस कार की जितनी स्पीड है उससे धीरे स्पीड उसको दिखाई देगी एक्चुअल में। अगर कांच से सिर्फ इस कार को देख रहा है, रोड को नहीं देख रहा, तो धीरे स्पीड दिखाई देगी। मान लो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इनकी दूरी तो फिक्स हो गई, बढ़ेगी नहीं दूरी। दोनों सेम ही स्पीड से चल रही है तो दूरी तो सेम ही रहेगी ना। तो इस कार के पीछे जो बैठा है वो कांच में से देखेगा तो उसको ये एक तरीके से रुकी हुई दिखेगी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रही डिस्टेंस। तो ऐसे केस में सापेक्षिक वेग निकाला जाता है। ये फिजिक्स में आपने ज्यादा गहराई में पढ़ा होगा, मैं केवल ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, हल्का फुल्का। तो सापेक्षिक वेग इस परिस्थिति में क्या होता है, मान लो ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, यहां पर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई चीज चल रही है, तो इस सिचुएशन में तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी सापेक्षिक। और अगर अपोजिट यूं आए, भले ही यूं जाए, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मानी जाती है, या हो जाती है, ऐसे समझ लो आप।
ये सापेक्षिक वेग का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, हमारे काम आएगा इस प्रश्न में भी और आगे वाली प्रश्नावली में भी काफी ज्यादा काम आएगा। और इस तरह के प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखें जो मैंने लिखी है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से ही होगा। अभी यहाँ की मैं बात करूं, पहली जो परिस्थिति है, पहली परिस्थिति के हिसाब से ध्यान से देखो आप, इसमें सापेक्षिक वेग कितना हो गया, सापेक्षिक वेग पहली वाली परिस्थिति में तो सेम दिशा में जा रहे हैं, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। और समय कितना है, समय है ये 5 घंटे, 5 घंटे। और दूरी कितनी है, दूरी है 100 किलोमीटर। ये पहले वाली परिस्थिति की बात है। दूसरी परिस्थिति की बात करें तो सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक वेग कह लो या चाल कह लो, एक ही बात है वो तो, है ना। सापेक्षिक वेग अगर इसकी बात करें तो यहां पर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सापेक्षिक चाल ही लिख लो, यहां पर वेग मत लिखो, बेटर है। सापेक्षिक चाल लिख लेते हैं, ठीक है। और समय की बात करें तो समय यहां पर 1 घंटा ही लग रहा है। दूरी हालांकि फिक्स है, दूरी आपकी अभी भी कितनी है, 100 किलोमीटर ही चल रही है। ये दोनों परिस्थिति में मैंने लिख दिया है, जो भी काम का चीज है। यहाँ पर मैं सापेक्षिक चाल लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जो दोनों चीजें हमने लिखी हैं उसके हिसाब से दो समीकरणें बन जाएंगी। दो समीकरणें किस तरह से बनेंगी, देखो ध्यान से। चाल, समय और दूरी का एक सूत्र होता है, आपको याद होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जो भी आपको याद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। या तो ये याद रख लो या फिर ये याद रख लो कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो जो भी आपको सूत्र याद होगा उसके हिसाब से ये लगा दो, पहले वाले में भी लगा दो, दूसरे वाले में भी लगा दो, दो समीकरण बन जाएंगी। तो दूरी मैं यही लगा देता हूं, दूरी कितनी है 100, चाल कितनी है x माइनस वाई, गुणा समय कितना है 5 घंटे का, और 5 को इधर भाग में लोगे तो 100 बटे 5 बराबर x माइनस वाई। तो यहां से x माइनस वाई का मान कितना आ गया, एक तरीके से 20 के बराबर। समीकरण नंबर 1 हो गई है। 100 बटे 5 20 हो गया। एक समीकरण तो यहां से मिल गई। दूसरी समीकरण कहां से मिलेगी, दूसरी यहां से। यहां से अगर मैं करूं तो मैं इधर ही कर देता हूं थोड़ा एडजस्ट इसको, यहाँ इंटू में 5 हो गया, और यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन, जगह थोड़ी कम है, इधर हल कर लेंगे उसको। सबसे पहले तो हमें दूरी लिखनी है। दूरी तो अभी भी 100 ही है, यहाँ पर 100 लिखी हुई है दूरी, ये 100 बराबर चाल कितनी है x प्लस वाई, और गुणा में समय आएगा 1 घंटा, तो यहाँ तो 1 ही है। तो यहाँ से दूसरी समीकरण बहुत आसानी से आ गई, x प्लस वाई बराबर 100। ये दूसरी समीकरण आ गई, क्योंकि ये तो 1 का तो कुछ करना ही नहीं है। ये समीकरण 2 आ गई। तो दो समीकरणें हमारे पास आ गई हैं। इन दो समीकरणों को हल करते ही आंसर आ जाएगा। हल आप यहाँ पर विलोपन विधि से कर लो, बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान समीकरणें हैं। x माइनस वाई बराबर 20 और एक है x प्लस वाई बराबर 100। ये सीधा जोड़ते ही कटेगा, y घटाने से x कटेगा, जोड़ने से y कटेगा, तो जोड़ ही दो, बेटर है। क्यों फालतू घटाएं अपन। कितना बन रहा है 2x जोड़ा तो, और इधर जोड़ा तो 120, 100 और 20, तो x का मान आ गया 120 बटे 2, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पहली गाड़ी चल रही है जो A पर है। दूसरी गाड़ी किसी भी समीकरण में रख दो आप x का मान, जैसे मान लो समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ पर एक बना बनाया रखा हुआ है, तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। तो 60 x की जगह रखा, y बराबर है 100, तो y का मान आ गया 100 माइनस 60, ये 60 उधर चला गया, तो y आ गया हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी गाड़ी चल रही है। और जाहिर सी बात है पहली गाड़ी तेज चलेगी तभी उसको पकड़ पाएगी, तो x तो बड़ा ही है। तो 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ गया। तो इस तरह के जो भी प्रश्न हो आप डायग्राम शांति से बना लो और फिर उसके हिसाब से काम कर लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चौथा पार्ट था। लास्ट पार्ट है पांचवा, देखिए वो पांचवा प्रश्न बहुत ही खास प्रश्न है, पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। दूसरी सिचुएशन क्या है, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें
तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। उस आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, दोनों को मिलाकर के विमाएं बोलते हैं हम लोग। तो लंबाई और चौड़ाई पूछी है तो पहले लंबाई और चौड़ाई अज्यूम कर लो x और y, उसके बाद प्रश्न फिर से पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ये हमने मान लिया दोनों को, ठीक है। अब शुरू करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। तो एक आयत मानना पड़ेगा पहले अपने को। तो मैं यहाँ एक आयत मान लेता हूँ। ये एक आयत मैंने मान लिया कि ये आयत है जिसकी x तो लंबाई है और y इसकी चौड़ाई है, तो ये y इसकी चौड़ाई हो गई। अब एक नया आयत बनाना है जिसमें इसने लंबाई तो 5 इकाई कम कर दी, लंबाई तो थोड़ी सी कम कर दी, इसकी लंबाई थोड़ी सी कम करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, लेकिन चौड़ाई इसकी 3 इकाई बढ़ा दी, चौड़ाई y से थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये यूं बनेगा। तो ये हमारा नया आयत आया जिसमें ये तो x माइनस 5 हो जाएगा, 5 इकाई कम कर दी, इसमें लंबाई 5 इकाई कम हो गई, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, तो ये y प्लस 3 हो जाएगा, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, ठीक है। तीसरा वाला आयत मतलब एक और बनाना है। आगे उसने बोला है कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों ही बढ़ाएंगे इस बार 3 और 2 करके, तो लंबाई तो 3 बढ़ा दें, लंबाई तो ये 3 बढ़ा दी, ये हो गई लंबाई, इससे 3 बढ़ा दी, चौड़ाई भी बढ़ा दें, y से 2 बढ़ा दें, ये चौड़ाई भी बढ़ा दी, तो ये जो नया आयत आया उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई, x प्लस 3, लंबाई 3 बढ़ाई है, इसने बोला है उसके हिसाब से, लंबाई बढ़ा दी 3, चौड़ाई 2 बढ़ानी है, तो y प्लस 2 हो जाएगी चौड़ाई, ये चौड़ाई हमने 2 बढ़ा दी। यहां तक हमने बना लिया। अब सारा का सारा काम इनके क्षेत्रफल पे चल रहा है, सारी इक्वेशन क्षेत्रफल के हिसाब से बनेंगी। तो तीनों का क्षेत्रफल पहले लिख देता हूं, फिर इक्वेशंस बनाएंगे इसको पढ़ करके शांति से। क्षेत्रफल तो यहां देख करके समझ में आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से x गुणा y, इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर इस आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब y प्लस 3 आ जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर इस आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई x प्लस 3 है गुणा चौड़ाई y प्लस 2 है। तीनों के अलग अलग क्षेत्रफल हमने उनके अंदर ही लिख लिए। यहां तक का काम हमने कर लिया। अब एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल, इसकी बात चल रही है अभी, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किससे कम होएगा, ओरिजिनल वाले से। मतलब ये जो क्षेत्रफल है ये एक्स वाई से 9 कम है, एक्स वाई माइनस 9 है ये, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अगर इसको यूं कम कर दें, यूं बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इस लाइन को कैसे लिखेंगे, यहां इस लाइन को ऐसे लिखोगे आप कि ये जो नया क्षेत्रफल हमें मिला है, नया क्षेत्रफल जो हमें मिला है वो पुराने क्षेत्रफल में, मतलब पुराना क्षेत्रफल में 9 कम करने पर मिलेगा। पुराने क्षेत्रफल से 9 कम है उसका क्षेत्रफल, तो इसको लिख लो आप। नया क्षेत्रफल मतलब ये चीज, मतलब x माइनस 5 गुणा y प्लस 3, ये तो नया क्षेत्रफल आ गया। और पुराने क्षेत्रफल की बात करें तो पुराना क्षेत्रफल है एक्स वाई, उसमें से कम कितना करेंगे, 9 कम कर देंगे हम, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, समीकरण मिल जाएगी आपको। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, गुणा कर लो दोनों ब्रैकेट्स को, x को पहले इन दोनों से, फिर 5 को इन दोनों से, तो ये बनेगा एक्स वाई, 3 से करोगे तो 3x, माइनस 5 को y से करोगे माइनस का 5y, माइनस 5 गुणा 3 माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो ये हमारा बन गया एक्स वाई से एक्स वाई कटने के बाद में सिंपल सी समीकरण आ गई, 3x माइनस 5y, और ये माइनस 15 उधर ले जाओ तो ये बनेगा माइनस का 9 और प्लस का 15, मतलब 3x माइनस 5y बराबर 6। एक समीकरण तो हमारे को यहां से मिल गई। दूसरी समीकरण देखो कैसे निकलेगी। दूसरी समीकरण के लिए क्या बोला है इसने, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब अगर ऐसा केस हो तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है इस वाले से। मतलब जो नया क्षेत्रफल आएगा इस बार के लिए क्या लिखोगे आप, दूसरे वाले के लिए लिखोगे कि जो नया क्षेत्रफल है वो पुराना क्षेत्रफल प्लस में 67 है इस बार,
इसमें तो माइनस हुआ था 9, इसमें प्लस 67 बढ़ जाता है, लिखा हुआ है यहाँ, पहले लिखा था कम हो जाता है। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल मतलब ये मतलब x प्लस 3 गुणा y प्लस 2, ये जो नया क्षेत्रफल है वो बराबर आएगा पुराना क्षेत्रफल मतलब xy, तो xy प्लस में 67 के, सॉल्व करें जरा, x गुणा y प्लस 2x प्लस में 3y और प्लस में 3 दूना 6 बराबर में xy प्लस में 67। हमने xy से xy काट दिया है, ये 6 को हम उधर ले जाएंगे, जैसे यहाँ 15 उधर गया था, तो ये बन जाएगा फाइनल 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 67 में से 6 गया तो 61 बचा। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। दो समीकरणें हमारे पास में है, दोनों को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब दोनों को सॉल्व कैसे करें ये एक बात है। दोनों को सॉल्व करने के लिए वज्र गुणन विधि हम कर लेते हैं। हमने भाई विलोपन विधि से भी कर लिया क्वेश्चन, प्रतिस्थापन से भी कर लिया, अब एक बार वज्र गुणन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट पार्ट बचा हुआ है वैसे भी, इसमें वज्र गुणन कर लेते हैं। और वैसे भी आप देखोगे तो प्रतिस्थापन से भी आसानी से नहीं हो रहा क्योंकि गुणांक किसी का भी एक नहीं है, और विलोपन से भी आसानी से नहीं हो रहा क्योंकि किसी का भी गुणांक सेम बनने की गुंजाइश नहीं दिख रही एक बार में, तो है ना। तो बेटर है एक बार वज्र गुणन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। मैं वज्र गुणन से कर देता हूं इसको, आप किसी और विधि से कर लें। अगर वज्र गुणन से आप कंफर्टेबल नहीं है तो किसी और से कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं वज्र गुणन की प्रैक्टिस करवाने के हिसाब से एक बार उससे कर देता हूं। तो कैसे करेंगे, एक तरफ लिखेंगे इसको, मैं यहां लाइन डाल देता हूं, इसको लिखोगे आप 3x माइनस 5y माइनस का 6 बराबर में 0। एक तो इसको ये लिखा, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2x प्लस में 3y और इसको भी एक तरफ लेंगे तो माइनस का 61 बराबर 0। दोनों समीकरणों को मैंने लिख दिया। वज्र गुणन में हम x के बटे में कुछ लिखते हैं, माइनस y के बटे में कुछ लिखते हैं और 1 के बटे में कुछ लिखते हैं। ये पैटर्न रहता है वज्र गुणन का। तो क्या लिखेंगे, देखो x के बटे में लिखने के लिए आपको ये छुपाना पड़ेगा, माइनस का 5 गुणा माइनस का 61, फिर बीच में माइनस साइन, प्लस का 3 गुणा माइनस का 6। तो यहां आता है, जगह थोड़ी सी कम है, मैं एक काम करता हूँ इधर कर देता हूँ, x के नीचे वाली टर्म मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, x बटे माइनस का y बटे और 1 बटे। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं। तो इसको छुपाया अगर हमने तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 61, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 गुणा माइनस का 6, तो ये बनेगा माइनस 5 और माइनस का 61, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 गुणा माइनस का 6। ये तो x के नीचे आ गया। y के नीचे लेने के लिए इसको छुपाओ, तो 3 गुणा माइनस का 61, फिर 2 गुणा माइनस का 6, 3 गुणा माइनस का 61 और 2 गुणा माइनस का 6 हो गया। 1 के नीचे लेना है, मतलब इसके नीचे लेना है, तो 3 गुणा 3 और 2 गुणा माइनस का 5, 3 गुणा 3 लिया और 2 गुणा माइनस का 5 लिया। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, देखो ये x के नीचे तो आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 305 305 आएगा, ये 61 गुणा 5, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 6 तिया 18 बराबर में माइनस का y बटे, अगर इसको 3 से गुणा करते हैं तो 183 आएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस करें तो 6 दूना 12 बनता है, और ये 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस 10। तो फाइनल कितना हुआ, x बटे 305 और 18 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 323 बराबर माइनस का y, और अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये बनेगा माइनस का 171 और यहाँ पर 1/19। ये माइनस से माइनस तो पहले काट लो आप। अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर करते हैं और इस y वाले मतलब दूसरे वाले को भी आखिरी वाले के बराबर करते हैं और x और y निकाल लेते हैं। तो इधर कर देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह है, तो x बटे 323 बराबर 1/19। तो x का मान आ गया यहाँ से, ये उधर जाएगा, तो 323/19 ये उधर भेजा, और ये बन गया 19 के पहाड़े से ये कटता है, कितनी बार कटता है, ये 17 बार जाता है ये भाग पूरा का पूरा। आप देखिए 17 बार पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो 17 मीटर इसकी लंबाई आ गई ओरिजिनल वाले की, और चौड़ाई कितनी निकलेगी, दूसरे को करो आप, y बटे 171 बराबर 1/19 अगर करते हो तो y का मान आएगा 171/19, मतलब ये बनेगा
19 के पहाड़े में 9 बार जाता है, तो 9 मीटर इसकी चौड़ाई आई और 17 मीटर इसकी लंबाई आई, ये जो ओरिजिनल आयत है उसकी। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं और बहुत ही खास क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहले इतनी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन सॉल्व होगी, फिर इतनी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन सॉल्व होगी और फिर फाइनल हमें इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद का काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मेन इक्वेशन बनती है वो यहाँ पर निकालना थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा है, लंबा चौड़ा मेथड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है वज्रगुणन विधि से भी, और किस तरीके से हम लोग इस तरह की पढ़ करके लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 3.6 प्रश्नावली के उदाहरण शुरू कर देंगे। बहुत ही खास उदाहरण है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई नई चीजें हैं उसमें। चीजें यही हैं, मतलब 4 विधि है, इन्हीं से हल करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।